अच्छी बात है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, बट कौन करेगा? वर्ल्ड की इंटेलिजेंस इस पे काफ़ी अपनी सर्वेलेंस कर रखे है कि हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूं जिनका नाम 50 ग्लोबल इंस्पायरिंग लीडर्स में भी है, जो बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, जो एक बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, जिनका नाम ब्रिक्स जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज अ गेस्ट, एज अ जज, एज अ एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जो एक यूएन, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, वहां पे इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए एआई पे डिस्कशन होते हुए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे भी उन्होंने वर्क किया है। साथ ही साथ जिनका नाम रिसेंटली अभी हाइट्स ऑफ सक्सेस में नाम आया था, तो चलो मैं आज उनसे मिलाता हूँ आपको। हेलो सुफीर सर, कैसे हो आप? हेलो अभी, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ सर, आप आई कैसे एम हो? ऑल गुड, आई एम ऑल गुड अभी। सुफीर सर, Yes. ये फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा रहेगा? क्योंकि इंडिया का इसमें पार्टिसिपेशन क्या है, वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन क्या है, और सबसे जो मेन चीज है कि एआई कैसे ग्रो हो रहा है और कितना आगे तक के जा सकता है, उसके बारे में आप बताएं। श्योर। पहले तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, ये है क्या? एआई ये तीन तरह की होती है, एएनआई, एजीआई, एएसआई, राइट? एएनआई है तो नैरो इंटेलिजेंस, जैसे हम आजकल अपने फोन्स में यूज करते हैं, चैट जीपीटी हो गई या गूगल असिस्टेंट हो गई, सीरी हो गई, है ना, इसको हम नैरो इंटेलिजेंस बोलते हैं, एएनआई। फिर है एजीआई, जो कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑलमोस्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसको हम एजीआई तो अपना जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर आता है एएसआई, सुपर इंटेलिजेंस, जो कि अभी थोड़ा सा डेकेड्स अवे है, बट इन फ्यूचर वो पॉसिबल है, राइट? सो एआई है क्या? मतलब जो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, वो हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो अपना सोच सके वैसे, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं, राइट? जी। ग्रेट सर। सो सर, ये जो एआई की तरफ हम आगे बढ़ तो रहे हैं, और जैसे आपका हाई लेवल डिस्कशन भी होता है, तो सर इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट इन द सेंस इसके नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव ये ऐसा है अभी कि जैसे हम ज़मीन में चलते हैं, हम नहीं चाहते कि चींटियां हमारे पैर के नीचे आए, यस। है ना? तो एआई के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही हैं, बट कुछ जो जो नेगेटिव इसके फॉलोअप्स होंगे, तो हम नहीं चाहते चींटियां आए, बट वो आ जाती है पैर पे चलते चलते भी, हमारी कुछ अंदर से इंटेंशन नहीं होती है, बट वो आ जाती है, राइट? वैसे ही एआई के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी इसके ऊपर तो करती है तो अपना निर्भर, बट वैसे ही थोड़े से इसके तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी ज़्यादा अपनी लेबर की इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी में, वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अभी फ़िलहाल तो मुझे इंडिया में कुछ नहीं आ रहा है, तो अभी नज़र, बट तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत जल्दी तो उसको कर सकता है अपना, क्या कहते हैं कि ओवरटेक, राइट? ग्रेट सर। बट सर नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर देखा जाए, जैसे कि अभी हमारे सी, जो तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो है कि हमारी जॉब्स जाएंगी, ठीक है, वो सोच सोच के हम अपने आप को एक वो कर सकते हैं, बट इट्स ओके। इतनी जॉब्स तो नहीं जाएगी। जब कंप्यूटर आना आया था ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज में यही चिंता थी कि हमारी जॉब चली जाएगी, बिकॉज वो सारा जो कैलकुलेशन, जब कोई भी तो अपना डेटा स्टोर होता है वो पहले मैनुअली होता था, कंप्यूटर से होने लगे, बट जॉब्स नहीं गई। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी इंडिविजुअल्स चाहिए थे, राइट? तो एआई भी ऐसे ही है, पहले तो प्रोग्राम्स आएंगे, उनको तो अपना रन करने के लिए इंडिविजुअल्स चाहिए, तो उनको प्रॉम्प्ट्स देने के लिए इंडिविजुअल्स चाहिए, बट हाँ, तो जो लेबर कॉस्ट है जिसमें एक मशीन को ऑपरेट करने में जो पहले इंडिविजुअल्स की, जिसको आप बोलते हैं कि अपना क्षमता थी, या जो तो मैन पावर लगता था, वो कम हो जाए, नो डाउट। ओके। बट सर जैसे अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट एक पर्सन है जो काफ़ी मेन पर्सन है, और उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम ऑटोमेटिक व्हीकल को यहाँ अलाउड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे 80 लाख पर्सन जो टैक्सी चलाते हैं, जो कैब चलाते हैं, उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट ज़्यादा होगा। बट अब इस मामले में तो अगर हम ऑटोमेटेड कार्स की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल, हम तो अपना टेक्नोलॉजी की रन में पीछे रह जाएंगे काफ़ी, एक पॉइंट तो आएगा। चलो, हम अभी उसके लिए तो रेडी नहीं है, बट इन फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा।
बिकॉज फ्यूचर ही वही है। अगर हम उसके साथ नहीं जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में इंस्टेड यूएई ने अभी से अडॉप्ट कर लिया है उनकी तो अपना कैब सर्विसेज तो टैक्सी सर्विसेज एआई रन हो गई हैं। मे बी 5 साल में उनकी 40 to 50% कैब सर्विसेज ऑटोमेटिक मोड पे ही आ जाएंगी, एआई उसको रन करेगा, राइट। तो इंडिया में भी एक टाइम पर ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। हमको इकोनॉमी हमारी ठीक करनी है और जब तक हम अपनी वही बात है कि पॉपुलेशन को नहीं करते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे रह जाएंगे, नो डाउट। क्योंकि सर मेरा भी ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम ऐसा सोचें कि एम्प्लॉयमेंट अगर हम बचाते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ रेगुलेटरी मेजर सेकेंड कुछ दूसरे पॉइंट पे लेना चाहिए। अदरवाइज अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे एज पर द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। ये तो देखो ऑब्वियसली बात है, चेंज इज मस्ट। चेंज के साथ अगर हम यहाँ से तो अपना नहीं चलेंगे तो हम ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे। और हमको इनफैक्ट इंडिया को इस चीज में लीड करना चाहिए, ना कि सब कंट्रीज ने अडेप्ट कर लिया और हम उसको बाद में फॉलो कर रहे हैं। सो एआई इज मस्ट। हाँ, अभी फिलहाल के लिए बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी जो रोडवेज की है, कैब ड्राइवर्स पे इतनी तो अपना डिपेंडेंट है कि ये एकदम से नहीं आ सकता है, बट हाँ इसको इंट्रोड्यूस किसी ना किसी मैनर में करना चाहिए। सरकार को स्टेप्स इसमें तो लेने चाहिए एंड इवेंचुअली इसको साल वाइज इसको 5 to 10% अपग्रेडेशन चाहिए। सर जो अभी इंडिया और यूएस की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो रही है, बट आपका क्या कहना है यहाँ पे, क्या हमें एज अ इंडियन ट्रस्ट करना चाहिए यूएस पे? तो कभी नहीं। जिसने यूएस पे ट्रस्ट किया उसने मुंह की खाई है आज तक, नो डाउट। अगर हम तो अपना हिस्ट्री में देखें, सो आई डोंट थिंक, हाँ जियो पॉलिटिक्स में तो कुछ भी परमानेंट अपना नहीं होता है। अपने स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक तो बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर चलना चाहिए। तो अपना गिव एंड टेक के ऊपर है, बाकी फेथ तो कभी नहीं। और आई गेस हमारे इंटेलिजेंस को ऑलरेडी पता है क्या यूएस ने किया है और कर सकता है। सो या कूल सर। एंड सर ये जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसमें एक डंकी मेथड है, या डंकी मेथड के नाम से बोला जाता है। सर इसके बारे में आप प्रॉपर अगर आइडिया दे तो काफी अच्छा हो। सी इलीगल इमिग्रेशन एक ऐसी चीज है, पहली बात तो कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है, यू नो, तो अपना मजबूरी ही होती है तो किसी के लिए अपना घर छोड़ते हुए या जो भी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज उनको वैसी वहाँ मिलती हैं, राइट। तो हाँ है, और इसको हमारे साइड में कुछ तो पंजाबी ज़्यादा करते हैं, तो इसको इन तो अपना देसी लैंग्वेज इसको डोंकी भी बोलते हैं, राइट। तो इसको गधे की चाल बोलते हैं। डोंकी मीन्स जैसे कोई आपको कहे तो वैसे चले चलो, राइट। तो ये तो अपना यूरोप में भी होता है अपना, तो इलीगल इमिग्रेशन तो हर कंट्री में होती है। तो यूएस में भी होता है, कनाडा में भी है, यूरोप के अपर रीजन्स में तो जैसे यूके साइड भी है। सो या चलती है। बट सर इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे ज्यादा टफ कहाँ से, आई मीन कि अगर मुझे कहीं घुसना कोई देश में टफ, देखो यूरोप हमारे नज़दीक है थोड़ा, तो इतना टफ नहीं है। यूएस का सबसे ज़्यादा टफ है। आज से तो 15-20 साल कुछ, तो मेरा भी इमिग्रेशन का ही काम है, तो कई मेरे से भी इंस्टेंसेस ऐसे आई हैं या मैंने अपने क्लाइंट से स्टोरी सुनी है कि कैसे कैसे उन्होंने, यू नो, या फिर उनके किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली के, तो किसी और रिलेटिव ने किया। तो पहले क्या होता था कि यहाँ से हम जाते थे पहले तो अपना साउथ अमेरिका में, वहाँ से फिर आपकी कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में, जिसको हम क्या कहते हैं कि अपना शायद से इक्वाडोर या फिर एल सल्वाडोर, ये 2 कंट्रीज हैं, दोनों पे तो अपना वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। वहाँ से हम एंट्री लेते थे तो अपना ग्वाटेमाला में, फिर तो पनामा के जंगल आते थे, 3-4 दिन उसको क्रॉस करने में लगते थे। फिर हम एंट्री लेते थे तो अपना मेक्सिको में, मेक्सिको से यूएस में एंट्री होती थी। आजकल जो मैं सुन रहा हूँ तो डायरेक्ट आप लैंड होते हो तो अपना मेक्सिको में, और जो कि तो अपना यूएस की बॉर्डर वॉल है, वहाँ से आपको लेके जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी
अब कई कहते हैं कि हमको जान का खतरा है तो फिर अपना असाइलम का केस वहाँ पे करते हैं। जैसे इंडिया में तो एक लॉ चलती है, अगर आप तो किसी भी स्टेट से एंट्री ले रहे हो इंडिया में, वहाँ पे आपकी लॉ चलेगी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी। यूएस में ऐसे नहीं है, यूएस में उनकी जो फेडरल लॉ है वो नहीं चलती, उनकी स्टेट लॉ चलती है। तो जैसे आप अगर एंट्री ले रहे हो तो अपना टेक्सास से, तो वहाँ पे आपको 24 घंटे का टाइम मिलता है। 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे अपना जो भी केस लगाना है या फिर अपना स्टेटस लगाना है, तो एज ए रिफ्यूजी हो गया या फिर असाइलम का स्टेटस लगाना है। अगर आप कैलिफोर्निया साइड से ले रहे हो वहाँ पे आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। तो ये सब है। और तो मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता इसके बारे, बिकॉज अपनी जान से ऊपर तो कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। बहुत टफ है। हर रोज कम से कम 1 लाख से ऊपर तो अपना माइग्रेंट्स हैं जो यूएस में एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से 1 लाख सारे तो नहीं जा पाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है तो अपना 30,000 एंट्री ले गए, 40-50,000 ले गए, बाकी तो रह ही जाएंगे। तो उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता वो स्टोरीज आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। सर एक टफ स्टोरी मैंने अभी रिसेंटली सुनी थी। गुजराती फैमिली है एंड वो भी एज ए इलीगल माइग्रेट कर रहे थे, बट जब उन्हें पाया गया तो तो वो फ्रीज पाए गए। यस, वो स्टोरी है तो कनाडा और यूएस बॉर्डर की। गुजराती फैमिलीज, तो उनके साथ 2 वो थे बच्चे थे। तो किसी ने उनको बोल दिया कि आप तो मेक्सिको से, कुछ वो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे थे, तो उन्होंने यूएस में एंट्री करनी थी, तो वो कनाडा टू यूएस ले गए और वो फ्रीजिंग तो पॉइंट ऑफ वो था उस टाइम, तो अपना वेदर का तो क्या बोलते हैं विंटर्स थी, राइट। तो विंटर्स में उन्होंने सोचा कि हम एंट्री लेते हैं, बच्चों को साथ ले गए। उन्होंने सोचा 5 माइल का स्ट्रेच है, 8 माइल्स है, 10 माइल्स है, हम इसको कर लेंगे क्लियर। बट जब रात पड़ी तो टेम्परेचर्स फेल एंड दे फ्रोज टू डेथ, राइट। बट सर इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि ये बहुत आप देखा जाए तो आपने जैसे बताया काउंट कि हर दिन या हर वीक, हर दिन की मैं बात करता हूँ, नियर अबाउट लाख लोग 1 लाख लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वो भी आप अगर देखा जाए तो एक लोकेशन की बात करूँ मैं, कनाडा साइड या यूएस साइड, इधर इंडिया की तरफ भी काफी लोग माइग्रेट करते हैं, इंडिया से भी काफी तरफ दूसरी तरफ माइग्रेट करते हैं। तो इसका सर मेन रीजन क्या है अगर हम कंट्री वाइज देखें कि इंडिया की तरफ से क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो ऐसा कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, जिसमें राशन एवरीथिंग गवर्नमेंट तो अपने साइड से कर रही है, बट क्या रीजन है कि यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं और उसी से ब्रेन ड्राई जो हो रहा है इंडिया का, उसका रीजन क्या है? आई टेल यू, बताऊं, हम तो सबको बोलते हैं कि ना जाओ, अगर जाना है तो प्रॉपर लीगल वे में जाओ। बट द थिंग इज कि कोई भी तो खुश होके अपनों को नहीं छोड़ता है। कोई तो मजबूरियां रहती हैं, कुछ रहता है, या अपॉर्चुनिटीज की, नो डाउट तो अपना वेस्टर्न वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे अगर कोई तो बीटेक भी कर रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, राइट। सो सबके अपने अपने व्यूज हैं। जो कि गांव है, कब्जे हैं, उसमें क्या होता है कि एक परिवार का एक इंसान कोई चले गया, उसको देख देख के सारे ही चले जाते हैं, यू नो। तो वो एक की तो किस्मत थी कि पहुंच गया, आप पहुंचो ना पहुंचो ये आपकी किस्मत है। तो हर चीज का एक वे है, अपना प्रॉपर वे है, आप उस वे से जाइए तो कोई डाउट नहीं है, कोई आपको इन फ्यूचर वो नहीं है। बट वही है ना बात, कोई ज़्यादा इसके बारे कोई तो अपना रिसर्च नहीं करते हैं, या उनको इस बारे तो पता नहीं है कि कोई एक बंदा उनके गांव से पहुंच गया, वो कहते चलो आ जाओ, वो भी तो पीछे पीछे चले जाते हैं। सो यू नो, बाकी अपने देश को कोई नहीं छोड़ता है अपने जाने वालों को। एंड सर जो अभी रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रहा है, तो व्हाट्स योर थॉट? ये एक प्रोपेगेंडा है या दूसरा एक जो पॉइंट है ये खालिस्तान इशू, तो एक्चुअल में है क्या सर? सी ये तो प्रोपेगेंडा तो नहीं कहेंगे हम इसको, इशू तो है, तो अपना डेफिनेटली है। वहाँ से भी तो ये अपना इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल, यहाँ से भी तो अपना निकले हैं 41 तो कनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ से निकले हैं, रीशफल हुए हैं, रीलोकेटेड हुए हैं। उनको तो कुआलालंपुर और अपना सिंगापुर में किया गया है रीलोकेट। तो इशू तो है, राइट। अब क्या इशू है ये जो खालिस्तान की करते हैं डिमांड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो खालिस्तान की मांग करते हैं, इनको खालिस्तान कहाँ चाहिए? अगर तो कनाडा में चाहिए तो वहां से करो डिमांड, है ना। अपना एक वहां पे बहुत बड़ा है कनाडा, बहुत बड़ा है, कोई एक छोटा सा पार्ट ले और वहां पे अपना कर के रहे, है ना।
इनको इंडिया का पंजाब ही चाहिए, इनको पाकिस्तान का पंजाब क्यों नहीं चाहिए? यस, ये है ना? तो अगर ये महाराजा, तो अपना रंजीत सिंह के बारे में बात करते हैं, उनकी कैपिटल जो पंजाब की थी लाहौर, वहां से अफगानिस्तान से लेके तो अपना तिब्बत तक Yes. वो उनका राज था, राइट? तो अगर ये उस सिख एम्पायर को कहते हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए, तो आप पहले पाकिस्तान से जाके बात कीजिए, वो तो हम भी आपके साथ हैं। बट आपको अगर इंडिया का पंजाब, और ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई खालिस्तान के बारे में कुछ कर रहा है डिमांड, ये अब्रॉड ही है। और कहाँ से इसकी तो अपना फंडिंग आती है, कहाँ से नहीं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके बारे में तो ज़्यादा जानती है। सो तो अपना आई एम तो नो वन टू कमेंट ऑन दिस, राइट? सो या एक इशू है, बट हाँ इसको थोड़ा सख्त तो कनेडियन साइड से इसको अच्छी तरह हैंडल तो नहीं किया गया है, उसकी वजह से यहाँ से भी उनको सेम वैसा ही एक तरह का वो मिला है ना रिस्पॉन्स, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकली, बट उनको मिल गया है। एंड सर, ये जो इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से इशू चल रहा है जी। कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है सर, इसको एक जो एजेंडा था इसको हम यूएन में लेके गए थे, ये हमारी मिस्टेक थी या हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम इस इशू को यूएन में ले गए थे। See, in 1947-48 इनफैक्ट अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया था, श्रीनगर हमने ले लिया था, हम चाहते तो आगे जा सकते थे, बट फॉर सम रीज़न मिस्टर नेहरू थॉट दैट इसको हम यूएन में लेके जाएंगे, और वहीं पे उन्होंने सीज फायर करवा दिया। तो वो लाइन आज भी एलओसी ही है, और जो पीओके जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो उधर ही रह गया, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हम चाहते तो ये 48 में ही ये रिसॉल्व हो सकता था। और यूएन का आपको पता है आज तक कुछ सॉल्व तो किया नहीं है उन्होंने, सो अभी भी ये लॉन्ग, बट समहाउ आई बिलीव कि बहुत जल्दी ये इंडिया का पार्ट बन जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नहीं। क्योंकि काफी टाइम से वही चलता आ रहा है सर। और एक चीज होता है ना सर कि इंडिया कोई बिल पे पास भी कर दे, सभी सपोर्ट भी करें, बट जो वेटो पावर है, जो यूएन में वेटो पावर है, एक हमेशा अगेंस्ट चले ही जाता है। एक्चुअल में यूएन का रीस्ट्रक्चरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम वे से चल रहा है जिससे आज से 60 70 80 साल पहले चलता रहा है, उसी वेज ऑपरेशन में वर्ल्ड में इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसीज है, आपको अगर कहीं इम्प्लीमेंट करनी है, आपको चेंज लाना है कोई, तो आपको रेजोल्यूशन ही लाना है, उसमें भी एक चेंज चाहिए, आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। बट आई वुड से कि इनइफेक्टिव हो गया है यूएन, कि कुछ नहीं कर पा रहा। आपके सामने यूएन के इंडिया पाकिस्तान तो एक इशू है ही है, यूक्रेन रशिया इजराइल पैलेस्टाइन, ये सारे इश्यूज यूएन के ही दिए गए हैं इनफैक्ट। एंड सर, जो अभी आपने नाम लिया इजराइल और पैलेस्टीन के, यहाँ पे इंडिया का क्या स्टांस है या इंडिया कहाँ स्टैंड ले रही है? सी इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, नो डाउट। इजराइल को रिस्पॉन्स देने का, तो अपना रिटेलिएट करने का पूरा हक है, बट हाँ इंडिया कंडेम्स जो कि एक अपना सिविलियन है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स तो कैजुअलिटीज तो होती हैं वॉर में, बट इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। बस किसी बेकसूर की भी जान नहीं जानी चाहिए। सर मुझे भी लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हो, आप वॉर करा रहे हो, दैट इज़ ओके, बट अगर उस बीच में मासूम लोग या जो पब्लिक होती है, जनता होती है, उन पे अफेक्ट ना हो। यही तो है, इट्स तो वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से, बट क्या कर सकते हैं इसमें हम, कहीं भी वॉर होगी तो कैजुअलिटीज तो होंगी ही, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आज के टाइम पैलेस्टीन में हो रहा है, बट इजराइल हैज़ नो अदर ऑप्शन। उनको भी सेल्फ तो प्रोटेक्ट करने का राइट है, एंड वो इसको यूज में ला रहे हैं। बाकी इस पे मैं ये भी कहूँगा साथ के साथ कि इजराइल की इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि उनको पता नहीं लगा कि इतने हजार तो अपना रॉकेट्स कंपाइल हो रहे हैं एक जगह, हमास सब कुछ प्लान कर रहा था इतने दिनों से, सो ऑब्वियसली इसमें इजराइल की इंटेलिजेंस का फेलियर है। अब ये फेलियर है या होने दिया इसके बारे में मैं आगे नहीं जाऊँगा, बट
ये सर यहाँ पे तो मुझे क्वेश्चन लगता है, ये फेलियर है या एक प्रोपेगेंडा था दिखाने का? That- We should rather not go in those talks. एंड सर जो क्लाइमेट चेंज जो टॉपिक है, आई थिंक ये इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे अफेक्ट हो रहा है। सो व्हाट्स योर थॉट, कैसा ये थ्रेट बन चुका है see, इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए? क्लाइमेट चेंज तो डेफिनेटली थ्रेट है ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बट इंडिया को पहले अपनी पॉपुलेशन पे काम करना पड़ेगा। विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल हम कुछ नहीं हासिल कर लेंगे, तो कर पाएंगे, ठीक है, मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं भी चाहता हूँ दैट इंडिया शुड बी अ वर्ल्ड पावर, इंडिया शुड बी इकोनॉमिक पावर। बट द थिंग इज दैट अनटिल एंड अनलेस हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अपने जो बेसिक राइट्स इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, यही ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया की कई 40 to 45% जो अपने इंडिया की रिवर्स हैं वो डिप्लीट हो चुकी हैं, पूरी पीने का पानी नहीं है। Yes, sir. वर्ल्ड के टॉप 10 तो पोल्यूटेड सिटीज़ में 6 या 7 अपना इंडियन सिटीज़ है, राइट। तो पॉपुलेशन इज़ मस्ट, इसको कंट्रोल में पहले हमको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी उस पर काम कर सकते हैं। सर मेरा भी मानना यही है, क्योंकि पॉपुलेशन है तो उसी से पोल्यूशन है उसी से जो वाटर है वो खराब होते जा रहा है, उसी से बीमारियां आ रही है, और एक चीज मैं बोल सकता हूँ, उसी से जो ग्रोथ होनी चाहिए कंट्री की, और जिसके लिए स्किल्ड या जो एक प्रॉपर होता है ना, नरिशमेंट मिलना चाहिए बच्चों को, ताकि वो टेक्निकली बोलते हैं ना फिजिकल प्लस मेंटली स्ट्रांग हो सके, वही चीज हमें अफेक्ट करेगी। और अगर हम उस पर अभी भी कंट्रोल ना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट कंडीशन आ सकती है, आ गई है। सी इट्स लाइक कि अगर आप पानी अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। साउथ अफ्रीका में अभी फिलहाल हुआ है, उनके पास पीने का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म है। आई गेस वहाँ पे पर डे 4 से 5 लीटर पानी एक इंडिविजुअल को तो मिलता है, उसी में उसने अपना सब कुछ करना है। आई डोंट थिंक ये इंडिया के साथ होना चाहिए। बट हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बर्स्ट हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमको इन सब एक जो तो बेसिक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, और ये भी है कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी एजुकेशन भी नहीं है, एक तो बेसिक एजुकेशन सबको देनी है। ऑफ कोर्स हमारी तो अपना गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, एंड तो अपना राइट टू एजुकेशन सबको दे रही है इन द तो अपना रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। बट अभी भी बहुत काम करना है इस फील्ड में, है ना। तो आई वुड से कि जब तक एक सिटीजन को बेसिक एजुकेशन 8th या फिर 10th तक नहीं मिलेगी, वो अपने बारे में कैसे सोच पाएगा आगे। सो फिर सर व्हाट्स योर थॉट, हु इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड? कंट्रोलिंग द वर्ल्ड एज इन मैं बोल सकता हूँ कि डिफेंस में भी, एज इन इकोनॉमिक्स में भी। See, I'll tell you one thing. Controlling the world, as in, see, there is no one who's controlling the world. अलग-अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसमें सबका डोमिनेशन है, राइट। तो हाँ, आप भी अगर आपके क्वेश्चन का मैं ऐसे आंसर दूँ कि कोई कंट्री है अगर कंट्रोल कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो। कुछ एस्पेक्ट में तो अपना क्या कहते हैं कि यूएस डोमिनेट करता है, कुछ एस्पेक्ट्स में चाइना डोमिनेट करता है, कुछ में इंडिया भी करता है। सो दीज आर थिंग्स दैट, हाँ, बाकी इकोनॉमी वाइज तो बिजनेस लीडर्स एंड लार्ज कंपनीज आर देयर who's controlling, who has the controlling mind, or who has the hand over everything, you know. तो आजकल की जो वर्ल्ड ऑर्डर है ऑब्वियसली वो इकोनॉमीज ड्रिवन है, यू नो। तो बिजनेस लीडर्स कंट्रोल करते हैं सब कुछ। सो या सो सर व्हाट्स योर थॉट, ये प्रॉपर रहेगा या इसको कुछ चेंज करने की जरूरत है? सी, हम यू एंड मी, हम तो क्या ही चेंज कर सकते हैं, यू नो। बट द थिंग इज कि चेंज इज मस्ट, चेंज तो होता ही रहेगा तो अपना वर्ल्ड में। बट आई गेस ये टाइम तो अपना बिजनेस लीडर्स का है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि पहले एक टाइम था कि जब जो हमारे तो अपना रिलीजियस वो हैं लीडर्स हैं, वो कंट्रोल करते थे तो वर्ल्ड को, कि वर्ल्ड कैसे चलेगा, राइट।
फिर एक टाइम आया कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडर्स थे, तो अपना मिलिट्री लीडर्स जैसे वर्ल्ड वॉर हुई वो कंट्रोल करते थे, दे मेड द डिसीजंस, राइट। फिर हमारे पॉलिटिकल तो अपना लीडर्स आए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो 50, 60, 70s में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए एंड दे कॉल्ड द शॉट्स, राइट। एंड आजकल तो हमारे जो अपना बिजनेस लीडर्स हैं वो शॉट्स पुल करते हैं, आजकल उन्हीं का है वर्ल्ड इकोनॉमीज। अगर आपके पास पैसा है आप तो कुछ भी कर सकते हो, राइट, जियो पॉलिटिक्स में। सो या किस कंट्री के पास कितनी बड़ी चेकबुक है ये मैटर करता है। ओके। एंड सर ये जो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है इसके बारे में आपका क्या कहना है? टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एआई अपना डोमिनेटेड रहेगी आने वाली टेक्नोलॉजी। फ्यूचर तो मुझे एक इमेंस तो कैपेबिलिटीज का लगता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वी शैल कॉन्कर इट वेरी सून आई गेस। एंड एआई अब आ गया है, मोस्ट प्रॉब्ली जो हम टेक्नोलॉजीज जिसको हम अपना गैजेट्स बोलते हैं वो तो चलो तो स्टेप वाइज हो ही रहा है इवॉल्व, बट ह्यूमन एज अ बॉडी इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंसेस अब होनी स्टार्ट हो गई हैं। कंपनीज लाइक तो अपना न्यूरालिंक है या ये सारी हैं जो कि माइंड में चिप्स तो माइक्रो चिप्स डाल रही हैं जो एल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। एंड इन द नियर फ्यूचर इमोर्टैलिटी इज द की, राइट। ह्यूमंस इमोर्टल हो सकते हैं, मे बी 500 साल लग जाए बट एक दिन हो जाएंगे। ओके। एंड सर जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था जी, या जो अभी हुआ, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये कोई प्रोपेगेंडा था या इसमें रशिया का फेलियर था? सी फेलियर तो नहीं कह सकता मैं, हाँ तो अपना रशिया ने एक्सपेक्ट ज़रूर किया था कि ये वॉर वो तो कुछ वीक्स के अंदर कॉन्कर कर लेंगे, जो कि नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। यूक्रेन को कमज़ोर समझ लिया था, बट ये वॉर तो नेचुरल रिसोर्सेज का भी है, लैंड का भी है और तो अपना डोमिनेशन का भी है। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो यूएस और तो अपना रशिया फाइट लड़ रहे हैं यूक्रेनियन सॉइल पे, राइट। सो यस यूएस बैक्ड सब कुछ है, तो यूक्रेन को जितने भी तो अपना वेपन सप्लाई हो रहे हैं वो सब यूएस और तो अपना नेटो कंट्रीज ही कर रहे हैं, सप्लाई बैक वही कर रहे हैं। अगर यूएस का सपोर्ट नहीं होता तो यूक्रेन इतनी देर तक इस वॉर को सस्टेन नहीं कर पाता, राइट। सो सर तो इसमें एक मेरा एक सवाल आया है कि काफी जो डेवलप कंट्री है वो यही कर रही है, खुद नहीं लड़ रही है और दूसरे के कंधे पे बंदूक रखवा के लड़वा रही है। सी फ्यूचर वॉरफेयर इसी को बोलते हैं कि आपको अपनी सॉइल पे तो नहीं फाइट करना है आपको। अब एक्चुअल में तो अपना नेटो है, नेटो ने न्यूक्स की जो तो अपना डिप्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट तो सोवियत जो पहले सोवियत यूनियन था उसके बॉर्डर्स पे आ गई थी। चलो तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ 91 में, सोवियत यूनियन ब्रोक हुआ, अब यूक्रेन तक वो आ गया है। फिनलैंड भी तो नेटो में आ गया है, ऑलमोस्ट तो अपना रशिया के बॉर्डर पे आ चुकी है नेटो। तो 91 में ये इम्पैक्ट हुआ था कि जो नेटो है वो 1 इंच भी ईस्ट साइड एक्सपैंड नहीं करेगी, बट उन्होंने उसी टाइम से एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसकी तो नेबरिंग कंट्री पे उसकी अपना जो कि एक तरह से उनके तो अपना राइवल्स हैं या फिर एनिमीज हैं वो आकर बैठ जाए, राइट। और तो न्यूक्स की जो तो अपना डिप्लॉयमेंट यूक्रेनियन सॉइल पे तो अपना रशिया का भी नहीं चाहेगा, ये तो लास्ट चीज़ है जो वो चाहेगा, यू नो। सो जैसे हम नहीं चाहते हैं कि तो अपना चाइना अपने न्यूक्स पाकिस्तान में तो कर दे डिप्लॉय, वी डोंट वांट दैट, राइट। तो सेम एज दैट। और ये एक तरह से तो एक ऐसे पॉइंट था, तो एक ऐसे जिसको बोलते हैं कि ऐसे ट्रिगर तो अपना ट्रिगर था, तो इससे हुआ और उन्होंने इन्वेड कर दिया, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। बट सर जो भी वर्ल्ड की सिचुएशन है, ग्लोबली सिचुएशन चल रही है, व्हाट्स योर थॉट, वर्ल्ड वॉर 3 का ये आगमन हो सकता है कुछ टाइम में? सी होप तो नहीं करते हम वर्ल्ड वॉर 3 हो, बिकॉज वो फिर लास्ट वॉर होगी जो कि ह्यूमंस फाइट करेंगे।
उसके बाद हमको अपना एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि वर्ल्ड वॉर 3 तो हम लड़ लेंगे, वर्ल्ड वॉर 4 के लिए हमको फिर से स्टिक्स उठानी पड़ेंगी एक दूसरे से तब ना करने के लिए फाइट। सो तो वर्ल्ड वॉर 3 जैसे तो कन्वेंशनल वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर 3 ऑब्वियसली तो वैसे नहीं होगी, तो अपना साइबर वॉरफेयर है। आजकल वॉरफेयर का कुछ एस्पेक्ट ही चेंज हो गया है, जैसे तो वॉर्स अपनी लड़ी जाती हैं। सो या एक दूसरे में इन्वेजन और साइबर थ्रेट, साइबर वॉरफेयर ये सब तो चल ही रहा है। हर रोज चलता है, हर रोज के उस पे तो अपना डेली बेसिस पे हर कंट्री तो अपना ये करती है साइबर वॉरफेयर। सो लेट्स नॉट होप कि वर्ल्ड वॉर 3 हो बिकॉज इट विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। बट सर जैसे आपने भी पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ वो न्यूक्लियर वॉर रहेगा और वर्ल्ड वॉर 4 होने के चांसेस फिर मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ बचेगा ही। बट सर अभी भी न्यूक्लियर आर्म्स ऐसे कंट्रीज के पास है या ऐसे लोगों के पास है जिनको मैं बोल सकता हूँ सेंस है नहीं, आई डोंट नो, और मैं यहाँ पे डिफाइन भी नहीं करना चाहूंगा, नेम भी नहीं लेना चाहूंगा। मैं समझ गया आपका इशारा किसी तरफ है। बट सर आप ही सोचिए कि अगर न्यूक्लियर आर्म्स रखने की ऐसे देश को एक हम बोलते हैं कि चांस मिल रहा है जिनके पास खुद का कंट्रोल नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये तो है ही है। ये पॉइंट तो हमेशा से ही राइज कि वो न्यूक्स किसी के तो गलत हाथों में भी आ सकते हैं, एंड स्पेशली मैं भी नाम नहीं लूँगा उस कंट्री का, बट कईयों के पास तो अपने टैक्टिकल न्यूक्स हैं, है ना। तो वो अपना लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, वो है कि अगर आप आओ तो हम हमारी सॉइल पे ही न्यूक्स डाल देंगे। ओके सो हाँ, इस चीज़ का तो डर तो है कि किसी गलत हाथों में पड़ जाए अगर, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो काफ़ी डिजास्ट्रस होंगे, नो डाउट। सर मुझे आपको नहीं लगता कि गलत हाथों में पड़ चुका है? इतनी जल्दी नहीं पढ़ते हैं, इसकी भी एक पूरी वो होती है प्रोटोकॉल्स। आई एम डैम श्योर इंडियन इंटेलिजेंस और चलो मैं इंडियन इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ, बट वर्ल्ड की इंटेलिजेंस इस पे काफ़ी अपनी सर्वेलेंस कर रखे है कि उनको पता लग जाएगा अगर न्यूक ऐसी किसी कंट्री में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बहुत इजीली आज की डेट में तो पता लग जाएगा। एंड सर जो आप यूएन में एज मैं बोल सकता हूँ कि एज अ मेंबर भी रह चुके डिस्कशन के न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, तो सर इसका कोई आप मैं बोल सकता हूँ कुछ आइडिया दे सकते हो कि एक्चुअली वर्क किस पे चल रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई विल टेल यू, न्यूक्लियर तो अपना डिसआर्मामेंट पे तो काम चल ही रहा है। यूएन में हम बोल सकते हैं कि अपने न्यूक्स कम करो, कई कंट्रीज कर भी रही हैं, बट एट द सेम टाइम न्यूक्स इम्पोर्टेंट भी है। सी पीस कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रेंथ। यस, तब ये तो हमारे में अपना क्लियर बात है, राइट। शायद आज की डेट में अगर हमारे पास न्यूक्स नहीं होते तो चाइना और पाकिस्तान कब की तो एक फ्रंट खोल देता हमारे अगेंस्ट, है ना। तो न्यूक्स अब इसको अगर तो अपना डिसआर्मामेंट करना है तो पहले ऑब्वियस ये कि पहले तुम करो फिर मैं करूँगा। वो पहले तुम कौन करेगा, वो पहला स्टेप कौन उठाएगा, है ना, तो बात उसकी है। एंड हाँ, ये बात गलत है कि कुछ तो मेंबर नेशंस पूरे वर्ल्ड में से कहें कि अब ये हम ही रख सकते हैं, ये तो अपना जो एक तो काइंड ऑफ अ प्रिविलेज है न्यूक्स की, और हम बाकियों को नहीं होना, अगर तुमने किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बात तो काफ़ी तो अपना गलत है, तो अपना इट्स रेसिज्म अपना इनडायरेक्टली, बट ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक कंट्री उस चीज़ को कर रहे है तो अपना डेवलप, तो बाकियों को भी उतना ही हक है। यस, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारी डूम्सडे क्लॉक है, आपको पता होगा डूम्सडे क्लॉक है जो, वो अभी शायद तो कुछ सेकंड्स है तो अपना डूम्सडे के ऊपर। 100 साल पहले वो 1 मिनट थी, 2 मिनट थी, अब कुछ सेकंड्स है। तो वी नेवर नो क्या हो जाए। जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तब वो कुछ सेकंड्स ही रह गई थी। तो अच्छी बात है कि न्यूक्लियर तब डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, बट कौन करेगा? अमेरिका के पास 6,500 से ऊपर न्यूक्स हैं, तब न रशिया के पास 7,000 है, तो इंडिया चाइना तो बहुत छोटे प्लेयर्स है इसमें अभी। तो ऑब्वियस ही बात है, ये दो कंट्रीज तो हमको ही बोलेंगे कि आप कम करो, और हम कम क्यों करें? हमारा तो ये एज अ पीस
स्ट्रेट Yes, yes, yes. तो पीस ट्रीटी है ये, है ना, कि हमारे पास है तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो कि इन फ्यूचर होगा ये, बिकॉज पीस अगर अचीव करना है तो वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही होगा, एंड स्ट्रेंथ इज तो अपना न्यूक्लियर पावर आज की डेट में। सर इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा श्योर। कि जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में जितना हम बजट अभी लगा रहे हैं, जितना हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वही पैसा पूरा वर्ल्ड, या मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, वही पैसा अगर गरीबी हटाने पे या प्रॉपर चीज़ों में लगाया जाता तो आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड बहुत एक दूसरे स्टेज पे होता। बट जैसे कि डिफेंस में भी हम लगा रहे हैं, और हमारे जैसे कंट्री के लिए, इंडिया की कंट्री के लिए मुझे लगता है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जो बॉर्डर्स है अपने वो काफ़ी इनसिक्योर्ड है। एंड होप आप जानते हो कि जो बॉर्डर पे कंट्रीज तैनात है उनको फंडिंग भी कहीं और से आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अगर इंडिया को पहले बोला जा रहा है तो इंडिया से पहले जो बाकी कंट्रीज है। सी एक्चुअली जो एनपीटी की तो अपना ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया चाइना ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं की है। सो इंडिया ने फिलहाल जैसे ही तो अपना न्यूज़ डेवलप किए थे, इन्होंने बोल दिया था कि नो फर्स्ट यूज़, कि हम इसका फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। ये हमको तो अपना सर्टेनिटी तो अपना दोनों साइड से नहीं है, हमने कर दी है, बट दोनों साइड से नहीं। सो सी हाँ, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट, पॉवर्टी उठानी है, मैल न्यूट्रिशन है, सब कुछ है। अंग्रेज जिस हालत में हमारा देश छोड़ के गए थे, हमको अभी तो वी आर ए यंग कंट्री राइट, अभी 70+ ईयर्स ही हुए हैं। यूएस जैसी कंट्री में जहाँ पे तो अपना डेमोक्रेसीज 200 साल से ऊपर से चल रही हैं, तो उनके भी इश्यूज है। बट अगर हम हमारा डिफेंस बजट अगर ऐसे स्पेंड करें, चलो एक स्ट्रेटजी भी तो पार्लियामेंट में हम इसको कर लेते हैं कि ज़्यादा हम तो मैल न्यूट्रिशन पे खर्च करें या इस पे, बट हमारे बॉर्डर्स पे भी तो अपना बैठे हैं ना फिर एनिमीज, उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप सोल्जर्स के हाथ में बंदूक नहीं दे के तो गाजर या मूली दे दोगे खाओ, तो गाजर मूली से तो ख्याल नहीं रखा जाएगा, ख्याल तो मूली से रखा जाएगा। यस सर। एंड सर जो इंडिया में भी काफी ज्यादा चल रहा है कि एक मैं देख रहा हूँ कि साइंटिस्ट किलिंग की हो रही है बात, या इंटेलिजेंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सके। या रिसेंटली में अगर आपको याद दिलाओ तो पार्लियामेंट पे जैसे कि हमें कोई एक बंदा है, मैं नाम यहाँ मेंशन कर ही लेता हूँ, किसी ने हमें धमकी भी दिया था, किसी ने हमें थ्रेटन भी किया था कि मैं उस दिन अटैक करूंगा, उस दिन मैं कुछ तो कुछ करूंगा, जिनका नाम है पन्नू, उन्होंने कुछ बताया भी था। स्टिल वो पार्लियामेंट में एक बंदा घुस चुका। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, ये इंडिया का सिक्योरिटी जो है वहाँ पे फेलियर है, और इसे इंडिया कैसे इम्प्रूव करे? सी मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेफिनेटली इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है ये, इंडिया का क्या, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का है। बिकॉज उसी दिन अगर हम कहेंगे तो 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक्स भी हुए थे सेम डे, और उसी दिन ऐसा भी हो गया, तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट ये फेलियर है अपने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का। अब वो इन्वेस्टिगेशन की बात है कि कैसे अंदर घुसे, कैसे नहीं घुसे, किसने साइन किया, आई वोंट गो ऑन दैट मैटर्स। बट हाँ, सिक्योरिटी वो उसी में कुछ और भी हो सकता था, जैसे वो इतना सा तो अपना उसका क्या बोलते हैं कि टीयर गैस का शेल आया अंदर, उसकी बजाय कुछ और भी हो सकता था। उससे वर्स भी हो सकता था, जो कि उसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा अपना डैमेज कर सकता था। फिर क्या करते हैं? तो जहाँ पर हम एक अपने आप को तो एज अ ग्लोबल साउथ के वो मानते हैं ना, लीडर मानते हैं, और उसी कंट्री में इतनी बड़ी ब्रीच हो जाना जहाँ पे तो हेड्स ऑफ स्टेट्स बैठे हैं, पार्लियामेंट एमपीज हैं, एमएलएज हैं, सब इन हाउस ऑपरेशन चल रहा है, और ऑनगोइंग इन हाउस में, और अभी न्यू बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट की, राइट? तो उसमें ऐसे हो जाना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना चाहिए। एंड जैसे आपने कहा कि हमको एक ऑलरेडी एक थ्रेट था बाहर से, तो ये तो उनको सिक्योरिटी 100 टाइम्स और तो ज़्यादा टाइटन करके रखनी चाहिए थी, और फिर भी ऐसा हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई वुड कंडेम इट। एंड सर इसी से अगर मैं बोलूँ तो डिफेंस में जो इंडिया ग्रो कर रही है, तो इसका फ्यूचर क्या है सर? क्योंकि हम एज अ डिफेंस अभी हम बोल रहे हैं कि ग्रोइंग नेशन है, डिफेंस में भी हम काफ़ी चीज़ें अभी भी बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, जैसे कि आज तक हम खुद का इंजन नहीं बना सके,
फाइटर इंजन या बात करें तेजस का जो अभी हमने चला भी रहे, तो हम इंजन बाहर से इंपोर्ट करते आ रहे हैं। तो सर डिफेंस में इंडिया कहाँ तक के है और आगे कैसे ग्रो See, करें? इंडिया ग्रो कर रहा है, नो डाउट। पिछले 14 से 15 साल में बहुत ग्रो की है, नो डाउट। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता था, सब कुछ ही आता था। अब सिर्फ बात है तो अपना सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप इंजन्स की बात है, वो भी इवेंचुअली हम कर लेंगे, नो डाउट। थोड़ा टाइम लग सकता है। बात है कि हमारे तो अपना बजट की जितना हम तो मैन्युफैक्चरर्स को अपना तो रिसर्च के लिए और अपना R&D के लिए, तो रिसर्च एंड तो अपना डेवलपमेंट दोनों के लिए बजट इशू करेंगे। वो अपना जो भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह उसमें करेंगे। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान तो कर सकता है। हाँ, मे बी अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, बट वी आर ऑन टू दैट रूट एंड वी विल डू इट। मुझे सर ऐसा लगता है कि अगर डिफेंस में एज वेल एज अगर हम टेक्नोलॉजी पे और थोड़ा बजट बढ़े तो डेफिनेटली जैसे हमने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल किया वैसे, और ये भी एक बड़ी बात है कि हमने साउथ पोल पे भी अपनी छाप छोड़ी। यस, ऑफ कोर्स ये तो है ही है, बट और आप इसमें ये भी मेंशन कीजिए कि हमने ये सब कुछ 1% से भी कम बजट में किया है, जो कि नासा का बजट है। Yeah. इसरो का बजट $1 बिलियन के आसपास है साल का, नासा का 138 या 140 बिलियन के आसपास है। तो उसमें ये सब कर देना। और ये जो था चंद्रयान का तो अपना चंद्रयान 3 का बजट इट वाज अराउंड 75 तो अपना $1 मिलियन आई गेस। तो इसमें तो उनकी जैसे साफ है कि एक तो हॉलीवुड की मूवी का बजट भी इससे ज़्यादा है। सो वी हैव अचीव्ड इट एंड वी आर डूइंग इट क्वाइट एफिशिएंटली। आगे इसको और स्कोप है स्पेस टूरिज्म, स्पेस इंडस्ट्री में। स्पेस तो अपना टूरिज्म भी अब आगे आ ही रहा है, तो अपना प्राइवेट एंटरप्राइजेज इस सेक्टर में आ गए हैं। एंड इवेंचुअली यू विल सी इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 years स्पेस तो अपना टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, एंड मुझे भी ये काफ़ी, मैं एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ हूँ जो हम ग्रोथ कर रहे हैं और जो हमारे लीडर्स इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली तो हम काफ़ी अच्छा इसमें और आगे करेंगे और काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच। बिल्कुल, आपको अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आप सीधा स्टेप 1 से स्टेप 10 नहीं चल सकते हैं। तो यस, हम थोड़ा लेट चले बट हम उस ट्रैक पर आ गए हैं। एंड हमारा सक्सेस रेट भी एज कम्पेयर टू जो बाकी स्पेस एजेंसीज हैं उनसे काफ़ी ऊपर है। एंड वी हैव द ग्रेटेस्ट माइंड्स विद अस एंड होपफुली in a matter of 5 to 10 years we will surpass, because अब हमारे एस्ट्रोनॉट्स के तो अपना वो आ रहे हैं, तो आगे मिशंस आ रहे हैं, तो अपना ह्यूमन मिशंस वेयर वी विल सेंड ह्यूमंस टू स्पेस, जो कि इसको फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो तब चाइना ने भेज दिए, अब अपना US ने भेजे और तो अपना रशिया ने भेजे, राइट। इंडिया विल बी फोर्थ टू सेंड the astronauts in space, which is I guess named as तो अपना गगनयान, जो अपना एक तो प्रोजेक्ट है अपना, क्या बोलते हैं कि अपना इसरो का। तो या काफ़ी स्कोप है स्पेस टूरिज्म में भी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। एंड सर एज अ कंट्री या एज अ इंडिया आप काफ़ी जगह घूम चुके, आपने काफ़ी कल्चर्स देखे, फॉरेन कल्चर्स देखे, एंड एक बजट को अगर हम छोड़ के देखें तो बाकी कंट्रीज में और अपने कंट्रीज में, या वी आर इंडियंस एंड वी आर द बेस्ट, बट और कुछ चीज़ें जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और वो इम्प्रूवमेंट हमें एज अ एक वर्ल्ड लीडर की तरह लेकर जाए या बनने में मदद करे। सी वर्ल्ड लीडर एज अ विश्व गुरु इंडिया बन रहा है, बन जाएगा बहुत जल्दी, बट कुछ ना कुछ हमारे में भी अभी कुछ खामियां हैं जो हमको दूर करनी है। लाइक जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारा सेम वैसा ही है जैसे अंग्रेज छोड़ के गए थे, हार्डली कोई चेंजेस है उसमें। एंड ये दो चीज़ें सी क्या होता है कि अगर आप
तो किसी सोसाइटी को थोड़ा सा उसको ऊपर करना है, उसको जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं कि अपलिफ्ट करना है। अगर आपने उसमें एक तो आपका तो मेडिसिन सेक्टर हो गया कि अपना जो हो गया हेल्थ केयर, राइट, एंड सेकंड एजुकेशन, इन दो चीज़ों को अगर आपने तो कमर्शलाइज कर दिया, या एक ये इंडस्ट्री जो अनफॉर्चुनेटली आज का तो अपना सिनेरियो है, एजुकेशन भी तो कमर्शलाइज हो गई है और हेल्थ केयर भी कमर्शलाइज है, वहाँ से आपकी सिविलाइजेशन का बैक रूट स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो यही है कि इंडिया को इन सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है। अपने सिटीजन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट करना है, मैल न्यूट्रिशन नहीं करना है, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, और आई एम तो प्रिटी श्योर 5-10 साल में हम तो अपने विश्व को लीड करेंगे। बाकी ऑल कल्चर्स की बात है तो हर जगह मैंने ये तो देखा ही है कि जहाँ पे अपने तो अपना मदरलैंड से प्यार हो, वहाँ पे अंदर से ये ऑटोमेटिकली तो एक जज्बा आ जाता है काम करने का, राइट। सो या बट सर अभी भी अगर मैं देखूँ तो ब्रेन ट्रेन जो इंडिया का हो रहा है, ब्रेन इन द सेंस मैं ये बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जैसे लोगों को मिल रही है, तो ये तो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी जो काबिल लोग हैं, जो अगर मुझे ऐसा बिलीफ है कि अगर वो इंडिया में रहे तो इंडिया कहाँ का कहाँ अभी तक पहुँच भी जाता है। सी इसमें यही है कि जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में नहीं लाओगे, यू नो, आज के टाइम में अगर हम थोड़ी सी रियलिटी चेक करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। उसमें 4 इंडिया आ जाए, 1 चाइना में, बट हमने उनकी पॉपुलेशन को भी पीछे छोड़ दिया। उनका भी आधा एरिया खाली है, ईस्ट साइड उनका थोड़ी सी तो अपना ज़्यादा सेटलमेंट्स हैं। आप किसी भी कंट्री में चल जाओ, जैसे हमारे में तो माउंटेन रेंजेस है, तो हिमालयस हैं, किसी भी कंट्री में इतने हाइट पे 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पे कोई पॉपुलेशन नहीं होती है, सिविलाइजेशन नहीं रहती है। हमारे नेपाल माउंट एवरेस्ट के जो तो अपना समिट है वहाँ भी इंसान है, यस, यू नो। सो द थिंग इज कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बाकी एस्पेक्ट्स में भी काम कर पाएंगे, तभी आप सबको एक एजुकेशन प्रॉपर दे पाएंगे। आपको बहुत आगे जो टाइम आ रहा है वहाँ पे पीने के पानी का इशू, ऑक्सीजन, तो पोल्यूशन बहुत है हमारे शहरों में, उसको कैसे दूर करें, ये सब कुछ तो बहुत ज़्यादा इन सब फील्ड्स में काम करने का वो है। सो या एंड सर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एरिया 51 ये क्या है? काफी एक्साइटेड हूँ सर, ये भी मैं जानने के लिए, मैंने काफी रिसर्च भी की, बट मुझे वहाँ से एक प्रॉपर डिफाइंड आंसर नहीं मिल सर। ओके, सी एरिया 51 क्या है? पहले तो इसको कई साल तक तो पेंटागन अपना इसको करता रहा है, तो ऑन डिनाइल बेसिस पे रहा कि ये है ही नहीं, ये कोई एरिया ही नहीं है। अभी फिलहाल उन्होंने किया, जब तो अपना सैटेलाइट पिक्चर्स आई, इमेजरी आई, उन्होंने कहा हाँ है, ये हमारे एयरफोर्स का एक बेस है, जहाँ पे हमारे तो हाईटेक अपने एयरफोर्स के ऑपरेशंस चलते हैं, स्पाई क्राफ्ट्स या स्पाई प्लेन्स भी, जैसे कि वो था ना U2, तो तब 1960s में एक तो अपना उनका US का एक प्लेन था स्पाई क्राफ्ट, जो कि तो हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करता था, जो कि स्टेल्थ फाइटर था, जिसका नाम था U2। ये एरिया 51 में ही तो बना था। अब वो एलियंस है नहीं है उस मैटर में मैं नहीं जाऊँगा, यू नो, डिबेटेबल है, बट हाँ पेंटागन इसको अब एक्चुअल में एक एरिया मानता है, और ये है, तो नेवाडा स्टेट है उनकी, उसमें है, एंड वहाँ पे इनके एयरफोर्स के प्रोग्राम्स हैं। अब वहाँ UFOs दिखते हैं नहीं दिखते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं कह सकता वो कि वो ह्यूमन इंजीनियर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं या क्या हैं या क्या नहीं है, या वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे क्या पता, वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो मेन स्ट्रीम में ना हो। आई कैन ओनली स्पेकुलेट, आई डोंट हैव एनी राइट आंसर टू दैट, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो अपने जब तक रहेगा, बाकी इट्स ओके। तो अपना हर कंट्री के पास अपने अपने कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसको वो तो अपना एज ए नो फ्लाई जोन बना देते हैं, या वहाँ पे कुछ सीक्रेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस चलती हैं, तो उनका भी एक एरिया वो है।
ओके एंड जो इंडिया का पोटेंशियल है एज अ वर्ल्ड लीडर या डिफेंस में, ये जैसे मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर थॉट कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल तो बहुत है। हमारे पास 1.5 बिलियन Yeah. पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट। थोड़े से कम कुछ परसेंटेज होंगे 18-20% जिनके तो आधार कार्ड भी नहीं बने, जो काउंटिंग में नहीं है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पोटेंशियल आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है अगर ये एक तो अपना चैनलाइज कर दिया जाए। बट बात वही है कि इकोनॉमी वाइज हम अभी पीछे हैं। Okay. 3 ट्रिलियन 1+ बिलियन पीपल की इकोनॉमी कम से कम, जैसे चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, यूएस तो 22-23 ट्रिलियन पे है, तो इंडिया 3.7 ट्रिलियन पे है। 5 ट्रिलियन का हमारा अगले 5-10 साल में गोल है। बट आई गेस इकोनॉमी वाइज बूस्ट होना चाहिए, राइट। एंड तो अपना बेसिक अमेनिटीज़ हैं जो वो तो अपना सबको मिलनी चाहिए। ग्रेट सर, सो थैंक यू सर, आपने काफ़ी सवालों के जवाब ऐसे दिए जो मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन भी थे और आपने काफ़ी क्लियर किया। एंड आई बिलीव कि जो भी अपकमिंग जनरेशन है, जो भी आपका वीडियो देखेगा, डेफिनेटली उसे बहुत से आइडियाज और बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो पता चलेंगे। बट सर अपना डिस्कशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इसलिए हम इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एज वेल कि तो आपके साथ यहाँ बैठ के सारी बातें करके आई होप तो हमारी यंगर जनरेशन जो आ रही है उनको थोड़ा सा भी अगर इससे मोटिवेशन मिलता है या थोड़ा सा भी इंकरेजमेंट मिलता है, एंड तो आई फील ऑनर्ड। एंड हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे डेफिनेटली। एंड उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूजर से काफ़ी सवाल है, हाँ, डेफिनेटली हम बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल, डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल, एज अ पर्सन who is best diplomat, who is under 50 global inspiring leader, who is business mentor of the year, who is a successful entrepreneur, who is I can say BRICS जो गेस्ट भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और ऐसा बंदा जो यूएन में एक इंडिया को लीड कर रहा है एक एआई जैसे बड़े चीज में, साथ ही साथ न्यूक्लियर डिसमा में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूजर से, व्यूअर से काफी क्वेश्चंस आएंगे, एंड डेफिनेटली सर इसका हम सेकंड पार्ट जरूर करेंगे। ज़रूर अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड तो आई होप सबको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे, एंड तो विल सी यू गाइस अपना फॉर नेक्स्ट टाइम, राइट। बाय, जय हिंद।